Hello and welcome to my channel. Today we are going to discuss about Mossberg spectroscopy. This is also called nuclear gamma resonance spectroscopy because in this spectroscopy we study the nuclear transitions after the interaction of gamma radiations with the sample. Now let us see what happens in this spectroscopy. मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होती हैं। जैसे कि हमने देखा है आईआर में हमारी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, एनएमआर में हमारी स्पिन चेंज होती है, दैट प्रोड्यूसेस द सिग्नल्स। इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वी सी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ओके, इसी तरह से मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे कि न्यूक्लियस है जिसमें हमारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, इनके अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के। तो इस न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशंस होती हैं उससे हमारा सिग्नल प्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये सिग्नल प्रोड्यूस कैसे होता है, इसमें कौन ट्रांजिशंस करता है, दैट इज done by the interaction of the gamma radiations with the nucleus। हमारा सोर्स होता है जो गामा रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। ओके, ये सैंपल के साथ हमारा इंटरेक्ट करता है, जिस ये सैंपल इन गामा रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है, जिससे कि न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होती हैं और उससे हमारा सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें इन्वर्टेड सिग्नल्स मिलते हैं जैसे कि हमें आईआर में मिलते थे। ओके, दैट वी विल डिस्कस लेटर कि हमें इन्वर्टेड सिग्नल्स इसमें क्यों मिलते हैं। ओके, now the next point is that we generally use the solid state samples in Mossberg spectroscopy. Now why we use the solid state samples, that we will discuss in one or the another slide. Hmm. Another interesting thing about Mossberg spectroscopy is that we use only the solid state samples in Mossberg spectroscopy. We don't use the liquid or the gaseous sample. This point we will discuss in very shortly. This point we will discuss very shortly, that why we use only the solid state samples. Now, what are the active nuclei in Mossberg spectroscopy? There is one condition, that the nuclear spin should be greater than 1 for a nuclei to be active in Mossberg spectroscopy. Okay, and another interesting thing about this is that the ground state and the excited state, इनकी दोनों की जो स्पिन है वो सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर इसकी हाफ है तो इसकी 3/2 हो। ठीक है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की स्पिन्स हमारी different honi chahiye, only then the transitions will takes place. So there are two conditions, that I should be greater than 1 and both the ground state and the excited state should have the different spin. Okay, now active nuclei कौन से हैं इसमें? For example, iron 57, nickel 61, zinc 67, tin 119, iodine 127, xenon 131, platinum 195, एटसेट्रा। सो ये जो है ये हमारे एक्टिव न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो वन थिंग दैट वी हैव टू ऑब्जर्व हियर इज दैट जितने भी हमारे एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो सारे हैवी न्यूक्लियस लिए हमने। ठीक है, इसमें कोई भी लाइटर एलिमेंट नहीं है, सारे हैवी न्यूक्लियस हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ये जितने भी हमने एलिमेंट्स एज अ सोर्स लेने हैं दे शुड बी रेडियो एक्टिव। एंड इनमें से हमारा जो आयरन है दैट इज मोस्ट वाइडली यूज इन मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज इसका जो रेडियो एक्टिव फॉर्म है उसका जो हाफ लाइफ है वो
काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक अराउंड 200 टू 300 डेज़। तो इससे हम जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं अपने इसमें एनालिसिस में, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है। इसलिए हम आयरन को सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है? अदरवाइज़ बाकी जितने भी हैं, ये सारे हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिनको हम मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। नाउ अब इसमें सोर्स क्या लेते हैं? लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दीज़ आर द सोर्सेज़ लाइक द एक्टिव न्यूक्लियर। ना सोर्सेज़ कौन से होते हैं? अगर हमें आयरन सैंपल को ही एनालाइज़ करना है, देन वी विल यूज़ आयरन एज़ द सोर्स। Okay, so source is the excited nuclei of the same element as sample, कि जो हमारा सैंपल है उसी का ही हमने एक्साइटेड न्यूक्लियस लेना है, जिससे कि हमारे गामा रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी और इंटरेक्शन होगी उसकी हमारे सैंपल के साथ और हमें सिग्नल मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी? इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक here Z is the atomic number, so this is one element, because on the basis of atomic number we decide that which is this element. So here Z is the atomic number. Now we see that when this element captures the electron, and then we get another element which has the atomic number 1 less than the previous one. Okay, now where here we has now here we have Z minus 1 as the atomic number. For example, यहाँ पे हमने लिया कोबाल्ट, कोबाल्ट 27 लिया, उससे हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाया। देन अब इसका माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका माइनस करके क्या हो गया? 26। 26 किसका एटॉमिक नंबर होता है? आयरन का। तो कोबाल्ट जो है वो हमारा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड जिसमें भी ये कन्वर्ट होता है ये उसकी एक्साइटेड स्टेट बनती है। ठीक है, अब ये होता कैसे है बेसिकली? इसमें जब हमारा लाइक इन न्यूक्लियस वी हैव न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सपोज let us take the example of cobalt only. In case of cobalt, we have atomic number, like the protons are 27 and the neutrons are 30. So this makes the mass number 57. ओके, जब इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाते हैं, ये जो कोबाल्ट है जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, देन व्हाट हैपन्स कि एक जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। अब प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो मतलब एक प्रोटॉन कम हो गया और न्यूट्रॉन एक बढ़ गया। नाउ अगेन on the basis of this proton number we will say that this is iron whose atomic number is 26. Now the mass number is same, this is 57. So basically what is happening, जो कोबाल्ट है वो हमारा आयरन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और ये आयरन की हमारी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। अब ये एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट में जाता है तब हमारी गामा रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और वो गामा रेडिएशंस हम अपने सैंपल के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं जिससे कि हमें सिग्नल मिलता है। ओके, नाउ this slide shows the complete picture that what happens in MOSFET spectroscopy. कोबाल्ट हमने 57 लिया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करवाया जिससे कि ये आयरन के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, अब ये जो आयरन है जब अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तब रेडिएशंस इसमें से निकलती हैं जो कि होती है हमारी गामा रेज। ये गामा रेज, नाउ दिस इज आवर सोर्स एंड दिस इज द सैंपल। ओके, अब ये गामा रेडिएशंस हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती हैं जिससे कि इसमें एक्साइटेशन होगी। ये ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो इस एक्साइटेशन से ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन से हमें सिग्नल मिलता है मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो ये होता है इसमें मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नाउ another important thing about
the emission of this gamma rays is that now we see that ये भी हमारे पास आयरन है, ये भी हमारे पास आयरन है, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इज कि जितना एनर्जी डिफरेंस इसका यहाँ से यहाँ तक है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है उतना ही एनर्जी डिफरेंस हमारा सैंपल में होगा। इट मीन्स जितनी एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ से 12 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट यहाँ पर भी हमें 12 जूल एनर्जी ही चाहिए। और ये जो रेडिएशंस है ये सारी की सारी 12 जूल एनर्जी के साथ ही हमारे सैंपल तक पहुंचती हैं और इसको एनर्जी देके ये एक्साइटेशन इसमें हो जाती है, ठीक है। बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन लाइक दिस। This we expect, but actually this does not happen like this. Okay? अब ये ऐसा क्यों होता है? अब ये ऐसा क्यों नहीं होता है कि इसमें बट एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं होता है बिकॉज ये जो गामा रेडिएशंस होती हैं ये काफ़ी हाई एनर्जी की होती हैं। जैसे कि हम गन शूट करते हैं तो हमें एक रिकॉयल देखने को मिलता है कि जब ये बहुत स्पीड से यहाँ से बुलेट निकल रहा है तो ये गन जो है थोड़ा बैक फायर करती है, ठीक है, इसमें रिकॉयल होता है। अब ये जो रिकॉयल होता है हमारे सोर्स के केस में भी ऐसे होता है। जब यहाँ से हमारे गामा रेडिएशंस एमिट करता है सोर्स, तो इसमें हमारे सोर्स में भी रिकॉयल होता है। उस रिकॉयल की वजह से कुछ एनर्जी का इसमें लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि इसमें 2 जूल एनर्जी का लॉस हो गया, तो जब इसने 12 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की उसमें से 2 जूल तो हमारे रिकॉयल में वेस्ट हो गई, तो हमारे पास कितनी बची, 10 जूल एनर्जी ही पहुंच मिली। तब सैंपल को तो 12 नहीं मिल रही है, इसको हमारी 10 जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो बट न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए तो इसमें तो फिक्स, ये तो क्वांटाइज्ड होते हैं हमारे एनर्जी लेवल। अगर इसको 12 जूल एनर्जी चाहिए तो इसको एग्जैक्टली 12 जूल ही चाहिए, तभी इसमें एक्साइटेशन होगी, नहीं तो ये सैंपल जो है हमारा अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा रेडिएशन को, ठीक है। अब जब इसको 10 जूल एनर्जी मिलेगी तो इसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशंस नहीं होंगी, तो हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें कि हमारा कोई भी अब्जॉर्प्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके ऊपर काम करना है कि हमारे जो रिकॉइल एनर्जी है उसमें हमारा एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो। नाउ व्हाट वी डू, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा मैकेनिज्म है कि कोबाल्ट से ये आयरन की एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा और यहाँ से हमारी ये गामा रेस निकल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो रिकॉइल एनर्जी है, अगर हम पूरे का ग्राफ बनाएं कि हमारा जो एलिमेंट है उसका जो एनर्जी प्रोफाइल अगर हम देखें कि रिलेटिव नंबर ऑफ गामा रेज एंड दिस इज द एनर्जी, ठीक है। अगर ई आर इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट, ये दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है अगर हम उसको ई आर से डिनोट करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज ई आर, इट मीन्स इतनी एनर्जी हमें चाहिए है फॉर न्यूक्लियर ट्रांजिशन। ये हमारा सोर्स का कर्व है और ये हमारा सैंपल का कर्व है, ठीक है। अगर हम इसका लेफ्ट साइड के कर्व को देखें तो इसमें क्या है कि ई आर एनर्जी जो है एक्चुअल में उसने प्रोड्यूस करनी थी हमारे सोर्स ने, बट बिकॉज ऑफ दिस रिकॉयल इतनी एनर्जी इसमें से माइनस हो गई है, ठीक है। एंड ये पीक की जो हाइट है, व्हाट डज इट टेल, दिस इज द relative number of gamma rays. This is actually the distribution curve of the number of gamma rays having any particular energy, means इतने number of gamma rays के पास इतनी एनर्जी है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें, अगर हमें ई आर एनर्जी चाहिए कि हमारे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ई आर एनर्जी है, बिकॉज हमें तो ई आर एनर्जी चाहिए तभी हमारी एक्साइटेशन होगी, ठीक है। बट इसमें क्या है कि ई आर एनर्जी हमारे कितने मॉलिक्यूल्स के पास है, सिर्फ हमारे
इतने मॉलिक्यूल्स के पास ही ER एनर्जी है एंड ये हमारी उतनी सफिशिएंट नहीं है कि जिससे कि हमें एक अच्छा सिग्नल मिल सके। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास ER एनर्जी हो, जिससे कि हमारी न्यूक्लियर ट्रांजिशंस को हम ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है? बट यहाँ पर क्या होता है कि हमारे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास ER माइनस R, ये रिकॉइल एनर्जी का लॉस होने के बाद ये इतने मॉलिक्यूल्स के पास मीन्स मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास, सॉरी मैक्सिमम एलिमेंट्स के पास हमारी इतनी एनर्जी है, ठीक है? मैक्सिमम जो गामा रेज है उसके पास इतनी एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि वो रिकॉइल से वेस्ट हो गई है। अब सैंपल के केस में देखें तो हमारी ई गामा इन केस ऑफ सोर्स इज ER माइनस R, तो इतनी एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सैंपल, सैंपल के केस में क्या है, अब जब हमारी गामा रेडिएशन सैंपल के साथ जाके इंटरैक्ट करती हैं, वहां पर क्या होता है, अब क्योंकि गामा रेडिएशंस काफी हाई एनर्जी की होती हैं, सैंपल में भी रिकॉइल होगा, ठीक है? तो सैंपल को न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए, इस सैंपल को न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, ER, इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए उसको, प्लस जितनी उसकी रिकॉइल में वेस्ट होगी, मतलब उसको उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ठीक है? इसको प्लस रिकॉइल एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। तो सैंपल को एनर्जी चाहिए हमारी ER, सॉरी दिस इज स्मॉल r प्लस R। तो सैंपल के केस में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, बट सोर्स के पास इतनी एनर्जी है जो वो एमिट कर रहा है, तो दोनों आपस में मैच नहीं कर रही हैं। ये हमारी नॉर्मल एनर्जी जितनी एक्चुअल में ट्रांजिशन के लिए चाहिए, सोर्स के केस में उतनी एनर्जी कम है, ER माइनस R, और सैंपल के केस में हमें उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, कि हम चाहते हैं कि ये जो दो कर्व्स हैं इनके बीच का डिफरेंस हमारा कम हो जाए। लाइक वी वांट कि अगर ये हमारे सोर्स की कर्व है, तो ये हमारे सैंपल की कर्व भी कुछ ऐसी हो जाए। मतलब इनके बीच का जो ये है, इफ दिस इज ER, तो हमारे पास मैक्सिमम के पास, मतलब हमें रिकॉइल एनर्जी को कम करना है, ठीक है? हम इस रिकॉइल एनर्जी को कम करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा रिकॉइल में वेस्ट ना हो और सैंपल को भी हमें एक्स्ट्रा रिकॉइल एनर्जी ना देनी पड़े, और जितनी हमारे सोर्स से प्रोड्यूस हुई है वो सारी की सारी एनर्जी हमारे न्यूक्लियर ट्रांजिशन में यूज हो जाए। अब इस रिकॉइल एनर्जी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास सॉल्यूशन है इसका, कि जैसे मान लो गन में रिकॉइल होता है, यहाँ पर हम देखें जैसे गन में रिकॉइल हो रहा है, अगर हम इसको टाइटली होल्ड करके रखें और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लें जिससे कि इसमें रिकॉइल ना हो, तो एक तो सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा सैंपल है, इन दोनों को ही हम क्या करें, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसको बाउंड कर देते हैं, इसको भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में बाउंड कर देते हैं, ठीक है? जिससे क्या होगा कि जब इससे रेडिएशंस एमिट होंगी तो इसमें रिकॉइल नहीं होगा, बिकॉज हमने इसको एक केज टाइप में हमने इसको बाउंड कर दिया, ठीक है, क्रिस्टलाइन में। तो बट उससे क्या होता है कि इसमें रिकॉइल तो कम हो जाता है, बट ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारा, इसमें खुद, अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये भी तो किसी एलिमेंट से ही बना है, इसके अंदर खुद में हमारी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो जाती हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो जाती हैं, ठीक है? अब इसमें इट मीन्स जो रिकॉइल में अब एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं हो रही है, इसमें हमारी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो एनर्जी लॉस तो फिर भी हो रहा है हमारा, रिकॉइल थोड़ा कम ज़रूर हो गया है बट हमारा वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस में लॉस हो रहा है एनर्जी का। सिमिलरली जब ये रेडिएशंस हमारी सैंपल के पास जाती हैं, तो उसका काम एक्चुअल में क्या था कि इसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशंस प्रोड्यूस करना सैंपल में, बट व्हाट हैपेंस, ये भी तो किसी, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसको बाउंड करके रखा हुआ है, तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये भी इन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है? जिससे क्या होता है कि इसमें भी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो जाती हैं, तो हमारा एनर्जी का लॉस यहाँ भी हो रहा है। तो जैसे कि हमारे पहले वाले केस में रिकॉइल में एनर्जी लॉस हो रहा था, अब यहाँ पर हमारी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस में हो रहा है कि जिस क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने उनको एंट्रैप करके रखा हुआ है सोर्स और सैंपल को, तो एनर्जी लॉस तो वहाँ पर भी हो रहा है,
ठीक है? बट ये ज़रूर है कि पहले से थोड़ा-सा कम एनर्जी लॉस होता है, बट पर्पज़ तो हमारा फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। तो इसके लिए हम एक अल्टरनेट मेथड और क्या देखते हैं। नाउ इसमें मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगी, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था कि हम सॉलिड स्टेट सैंपल ही यूज़ करते हैं। वो यही एक रीज़न था, बिकॉज़ यहाँ पर जब रिकॉइल होता है, अगर हम लिक्विड या फिर हम गैसियस सैंपल ले लेंगे, तो उसके केस में क्या होता है, इनमें रिकॉइल एनर्जी का से लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज़ जो लिक्विड और गैसेस हैं वो तो फ्लूइड है, वो तो ईज़िली मूव कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। सॉलिड के केस में हम उसको बाउंड कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें हम रिकॉइल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो मॉसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो हम सॉलिड सैंपल में यूज़ करते हैं, ठीक है? ओके। अब हमें देखना है इसका अदर अल्टरनेट क्या हो सकता है। हमने इसको सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में बाउंड करके देख लिया, बट फिर भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। ओके, नाउ अनदर मेथड विद व्हिच वी कैन रिड्यूस द रिकॉइल एनर्जी इज द डॉपलर इफेक्ट। इसमें हम ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ट्रेन है, जब हमारे नज़दीक आती है तो हमें लगता है कि उसकी आवाज़ बढ़ती चली जा रही है, ओके? और जैसे वो ट्रेन हमसे दूर जाती है तो हमें लगता है उसकी जो साउंड है वो उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। इट मीन्स जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक आती है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, और जब वो हमसे दूर जाती है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। यही अगर हम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएँ, रेडिएशन जो एमिट हो रही है, गामा रेडिएशन, कि अगर हम सोर्स को भी सैंपल के क्लोज़ लाएँ या उससे दूर लेकर जाएँ, तो इट मीन्स उसमें भी उसकी एनर्जी में भी कुछ ना कुछ डिफ़रेंस होगा। तो इसमें हमने देखा कि जो सोर्स है, जब हम उसको कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? दिस इज़ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से द नॉर्मल वेवलेंथ। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, देन अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, ठीक है? क्योंकि हम बोलेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है मतलब एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो मतलब एनर्जी भी कम हो रही है, ठीक है? तो जब हमारा सोर्स मूव नहीं कर रहा है, तो ये इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? जब हमने अपने सोर्स को सैंपल के थोड़ा क्लोज़ लेकर गए, तो हमने क्या देखा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो गई है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई, यानी कि हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। जैसे हम अपने सोर्स को सैंपल से थोड़ा दूर लेकर गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मतलब हमारी एनर्जी भी डाउन चली गई। ठीक है? तो इट मीन्स अगर हम अपने सोर्स को मूव कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो जो एनर्जी का लॉस हमारा रिकॉइल से हो रहा है, उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट से, कि हमने यहाँ पर सोर्स लिया, उसमें से हमारी गामा रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है? रिकॉइल एनर्जी में थोड़ा-सा जो वेस्ट हुआ, उतना हम इसको आगे मूव कर लेते हैं। इसको बोलेंगे इसकी ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। उसकी ट्रांसलेशनल मोशन से जो उसकी एनर्जी में इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, जो भी हम चाहते हैं उस टाइम पर हमारे सैंपल के लिए कि हमारी एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसकी ट्रांसलेशनल मोशन से उस रिकॉइल एनर्जी को कंपनसेट कर सकते हैं। तो ईआर हमें एनर्जी चाहिए थी, ठीक है? ईआर एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसमें से हमारी आर जो है रिकॉइल एनर्जी का लॉस हो रहा था, बट हमने डॉपलर इफ़ेक्ट की वजह से अपनी एनर्जी उसमें एड अप कर दी। तो ये फाइनली हमारी ई गामा बन जाती है फॉर सोर्स। सिमिलरली हमारे सैंपल के लिए भी हो सकता है। हम अपने सैंपल को भी मूव कर सकते हैं, या तो हम सोर्स को मूव करें या फिर हम सैंपल को मूव करें, दैट इज़ आवर चॉइस। कि इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में हम देखेंगे कि हम सोर्स को भी मूव कर सकते हैं, हम इसके सैंपल को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है? बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम सोर्स को मूव करते हैं, जिसमें से गामा रेडिएशंस निकली, उसको हम मूव करेंगे, उसकी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से उसकी एनर्जी में इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि रिकॉइल एनर्जी को कंपनसेट कर जाएगी। सो दिस इज़ द अनदर मेथड जो हम यूज़ करते हैं टू कंपनसेट रिकॉइल एनर्जी। हमें ये तो पता चल गया कि हम अपने सोर्स को मूव करेंगे तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है? जो कि हमारी रिकॉइल एनर्जी को कंपनसेट करेगी और हमारे सैंपल के लिए पूरी की पूरी एनर्जी अवेलेबल होगी, जितनी उसको न्यूक्लियर ट्रांज़िशन के लिए चाहिए। बट हम कितनी स्पीड से मूव करेंगे? वो देखने के लिए
लेट अस सपोज कि हमारा जो सोर्स है वो स्टेशनरी है अभी, उसको मूव नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पर हमारे सैंपल के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है? 10 जूल। ठीक है, बट हमें ट्रांजिशन के लिए कितनी चाहिए? हमें चाहिए 12 जूल। ठीक है, तो जैसे कि ये जो लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स, ये क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर इनको ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर 12 जूल एनर्जी चाहिए तो मतलब 12 जूल ही चाहिए। अगर हम इसको 10 या फिर 10.5 या फिर 11.5 भी दे देंगे तो भी इसमें ट्रांजिशंस नहीं होंगी। इवन अगर हम 12.8 भी दे देंगे तब भी इसमें ट्रांजिशंस नहीं होंगी। इसको 12 चाहिए तो मतलब 12 ही चाहिए, ठीक है, तभी इसमें ट्रांजिशन होगी। तो उस केस में अब नाउ 10 जूल एनर्जी जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ट्रांजिशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हम इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में ये वाई एक्सिस में है इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, मतलब हमारा यहाँ पे है सैंपल, यहाँ सॉरी यहाँ पर है हमारा सोर्स एंड यहाँ पर है हमारा सैंपल। यहाँ से गामा रेडिएशंस निकलती हैं जो कि हमारा सैंपल अब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पर हमारा पड़ा होता है डिटेक्टर। ठीक है, तो जब हमारा सैंपल एब्जॉर्ब नहीं करता है रेडिएशंस तो मतलब सारी की सारी रेडिएशंस हमारे डिटेक्टर के पास पहुंच जाती है, और जब हमारा सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें से रेजिडुअल जो रेडिएशंस हैं वही हमारे यहाँ पर पहुंचते हैं डिटेक्टर तक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसको 12 जूल एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए, बट वी हैव ओनली 10 जूल ऑफ एनर्जी। तो 10 जूल सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा ये सैंपल अब्सॉर्ब ही नहीं करेगा 10 जूल को। तो इट मीन्स 10 जूल की जो एनर्जी है वो टोटल सारी की सारी डिटेक्टर पे पहुंच जाएगी। तो जितने भी गामा काउंट है वो यहाँ पर मैक्सिमम आएगा, इसको हम बोलेंगे इसकी 100% इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, फिर हम इसको 2 mm/s की स्पीड से मूव करते हैं, तो हमने देखा इसकी एनर्जी इंक्रीज होकर 10.5 जूल हो जाती है, विच इज़ अगेन नॉट सफिशिएंट फॉर ट्रांजिशन। तो 2 mm/s की स्पीड से मूव करने पर भी हमारी इंटेंसिटी 100% रहती है, बिकॉज सैंपल ने एब्जॉर्ब नहीं किया। अब हम इसको 4 mm/s की स्पीड से मूव करते हैं तो 11 जूल एनर्जी होती है, विच इज़ अगेन नॉट सफिशिएंट फॉर न्यूक्लियर ट्रांजिशन। 6 mm/s से 11.5 होती है, दिस इज अगेन नॉट सफिशिएंट। तो 4 mm/s की स्पीड पे भी हमें 100% इंटेंसिटी मिलती है, 6 mm/s की स्पीड पे भी हमें 100% इंटेंसिटी मिलती है। बट जब हम 8 mm/s की स्पीड से इसको मूव करते हैं देन वी ऑब्जर्व कि इसमें 12 जूल ऑफ एनर्जी हमें निकल रही है। ठीक है, अब ये 12 जूल ही हमें चाहिए थी, तो हमारा जो सैंपल है वो 12 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो जो रेजिडुअल गामा काउंट है वही हमारे डिटेक्टर के पास पहुंचेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो एनर्जी है वो सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब यहाँ पर इसलिए हमें यहाँ पर इसकी अराउंड 30% ऑफ इंटेंसिटी मिलती है और ये गामा काउंट हमारा कम हो जाता है। ओके, उसके बाद जब हम इसकी स्पीड फिर से आगे बढ़ाते हैं 10 mm/s तो 12.5 जूल एनर्जी होती है, वो भी अब हमें तो 12 चाहिए थी, वो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो गई है, ये इसको भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अगेन हमें जो 10 mm/s पे है हमें 100% इंटेंसिटी मिलेगी। तो इस तरह से हमारे जो पीक्स हैं वो हमें इन्वर्टेड पीक्स मिलती हैं, बिकॉज वाई एक्सिस में हमारे पास गामा काउंट होता है कि हमारे पास कितना गामा काउंट पहुंचा है डिटेक्टर के पास। ठीक है,